1958। इस दिन नासा के एस्ट्रोनॉट डेव वोल्फ MIR स्पेस स्टेशन की सफाई कर रहे थे ताकि वे स्पेस एनवायरनमेंट में रहने वाले बैक्टीरिया और पैरासाइट के सैंपल कलेक्ट कर सके। जैसे ही उनके क्रू मेंबर ने उस स्पेस स्टेशन के एक पैनल को ओपन किया तो कुछ उन्हें ऐसा दिखाई दिया जो बहुत ही डराने वाला था। उन्हें एक बड़े गोले की शेप का कुछ मिला जो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो पानी से पूरी तरह भरा हुआ है। जब उन लोगों ने उस चीज को पहली बार देखा तो उन्हें बहुत अजीब सा एहसास हुआ, जिसे देखकर उन्हें लगा कि ये सिचुएशन सबसे बुरी है जो आज तक उन लोगों ने फेस की है। जिसके बाद उन लोगों को वो चीज अपने स्पेस स्टेशन की हर जगह दिखाई देने लगी। वो अजीब सी चीज विंडो, गैसकेट, केबल बंडल, स्पेस स्टेशन के पाइप, यहाँ तक कि ज्यादातर हर जगह पर दिखाई देने लगी। ये फुटेज जिसे आप अभी देख रहे हैं वे उस रशियन स्पेस स्टेशन की है जब उस चीज को पहली बार देखा गया था, जिसे देखकर उस स्पेस स्टेशन के हर क्रू मेंबर को डर का एहसास होने लगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लाइफ फॉर्म वहाँ के एक एस्ट्रोनॉट के लिए खतरा भी बन सकती है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए रशियन और US साइंटिस्ट ने कई बार कोशिश की ताकि वो पता लगा सकी कि वो चीज उस स्पेस स्टेशन पर कैसे और कहां से आई, जिसकी खोज में साइंटिस्ट के उस स्पेस स्टेशन के टेक्निकल प्रॉब्लम की हिस्ट्री को स्टडी करना शुरू कर दिया। जिसके बाद नासा ने 12 साल पहले किए गए एक्सपेरिमेंट की ओर रुख किया ताकि वो उस चीज के किसी क्लू का पता लगा सके। मई 2010 में स्पेस शटल एटलांटिस को एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर एक मिशन पर भेजा गया जिसका नाम माइक्रोट्यून रखा गया था। स्पेस के साथ साथ ये एक्सपेरिमेंट अर्थ पर भी किया गया था। इन दोनों एक्सपेरिमेंट को करने का रीजन था कि साइंटिस्ट एक डिजीज सेल के सैंपल को कलेक्ट कर सके, जिसका रिजल्ट बहुत ही आश्चर्यजनक था। उस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि स्पेस में कोई भी सेल बहुत तेजी के साथ बड़े होते हैं जिनका साइज अर्थ के सेल से बहुत बड़ा होता है। माना जा रहा था कि इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से साइंटिस्ट उस चीज का पता लगा सकेंगे जिसे MIR पर डिस्कवर किया गया था। अगर उस चीज का बिहेवियर उन स्पेस सेल जैसा ही था तो वो चीज स्पेस में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन ये खतरा सिर्फ एस्ट्रोनॉट का ही नहीं था, सबसे बड़ा खतरा तो हम इंसानों का था जो अर्थ पर रह रहे थे। और आज तक नासा इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगा है कि वो चीज क्या थी और कहां से आई थी और स्पेस में जाने वाले लोगों को ऐसे जीवों से कैसे बचाया जा सके। एलियन ब्लड ब्रदर्स जुपिटर के स्पेस क्राफ्ट ने एक शॉकिंग डिस्कवरी करी। उस क्राफ्ट ने जुपिटर की सरफेस के नीचे कुछ हिलता हुआ ऑब्जर्व किया जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया गैनीमेड। जून 1996 नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर को एक्सप्लोर करते 6 महीने बीत गए थे और जैसे ही इस स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के इलेक्ट्रॉनिक गैस की ओर रुख किया तो इस स्पेसक्राफ्ट के सामने जुपिटर का बहुत बड़ा गैनीमेड चांद था जो पूरी तरह से अलग अलग तरह के गैसों से ढका हुआ था। उस क्राफ्ट के प्रोब के मैग्नेटिक रीडिंग से कुछ ऐसा सामने आया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसे देखने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट में एक अलग सी एक्साइटमेंट दौड़ पड़ी। अगर गैनीमेड के नीचे कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है तो जरूर उसे वहाँ बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, जिसमें से सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ पर उस पानी को कवर करने वाली मोटी बर्फ। गैलीलियो प्रोब के पहले स्कैन से 20 साल बाद भी साइंटिस्ट को ये लगता है कि गैनीमेड पर कोई भी लाइफ सपोर्ट पॉसिबल नहीं है। फिर 2014 में अंटार्कटिका में एक ऐसी ही डिस्कवरी की गई जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिल्मा कुकी ने उस अंटार्कटिका की जगह एक अजीब विशेषताओं को एक्सप्लोर करना जारी रखा, जिसे नाम दिया गया ब्लड फॉल। और जिल्मा ने यह डिस्कवर किया कि ब्लड फॉल में बहुत सारे डार्क सीक्रेट छिपे हुए हैं जिसका सच जानना अभी भी बाकी है। जो ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि ब्लड फॉल का कोई भी सच हमसे नहीं छिपा, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी किया कि इस अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे लिक्विड वाटर मौजूद है जिसके नीचे ना के बराबर सनलाइट जाती है और उस जगह का टेम्परेचर बहुत ही कम है जो किसी भी लाइफ फॉर्म को मारने के लिए सक्षम है। उस आइसी ओशन के सैंपल से बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती है और जैसे ये पता चलता है कि उस ओशन के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में 17 अलग अलग तरह के माइक्रोब्स रहते हैं, जिसने वैज्ञानिकों के बीच एक सवाल को उजागर किया कि ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में किसी जीवन का जिंदा रहना कैसे पॉसिबल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या कोई लाइफ फॉर्म किसी भी फूड सरफेस और बिना सनलाइट के किसी भी जगह जिंदा रह सकती है?
सरप्राइजिंगली अब गैनीमेड के गहरे पानी में किसी जीवन को पाए जाने की उम्मीद की जा सकती है। किसी भी जगह जीवन का होना तभी पॉसिबल है अगर वहाँ पानी और पत्थर दोनों मौजूद हों। इसलिए साइंटिस्ट ने गैनीमेड के बॉटम को एक्सप्लोर करना शुरू किया ताकि वे पता लगा सकें कि उस जगह जीवन किस फॉर्म में मौजूद है, क्या वाकई वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, और अगर ये पॉसिबल है तो हो सकता है वहाँ सिर्फ कुछ माइक्रोब्स की जगह कोई और लाइफ फॉर्म भी एग्जिस्ट करती होगी। हो सकता है वहाँ कोई रिबन के जैसे 30 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा क्रीचर रहता होगा जिसे आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया होगा। इस क्रीचर की खोज के लिए साइंटिस्ट के पास एक मशीन है जिसे जूस मशीन कहते हैं। ये मशीन ऐसी चीजों को ढूंढ निकालने के लिए डिजाइन की गई है जो जुपिटर के आइसी मून पर जा सके और उस ओशन को स्टडी कर सके। इसका सच यही है कि उस जगह रहने वाले क्रीचर का कोई भी लिमिट नहीं है और शायद आने वाले समय में हम उन जीवों के बारे में भी जान सकेंगे। ऑर्बिटल स्ट्राइक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगे कैमरों ने एक एनर्जी को रिकॉर्ड किया जो सीधा पृथ्वी की ओर जा रही थी, जिसे देखने के बाद दुनिया भर के लोगों का एक ही सवाल था कि आखिर वो एनर्जी लाइट क्या थी और वो कहां से आ रही थी। दिसंबर 2014 के दिन ISS का क्रू एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें वो माइक्रोग्रेविटी के बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट की जगह दुनिया भर के लोगों को किसी और चीज ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया। उस एक्सपेरिमेंट को लाइव हीट की मदद से पृथ्वी के हजारों लोग देख रहे थे जिन्होंने ISS के बाहर एक अजीब सी चीज को होता देखा जो देखने में एक लेजर बीम जैसा दिख रहा था, मानो जैसे कि कोई पृथ्वी से स्पेस की ओर कोई लेजर लाइट को भेज रहा हो। अगर हाँ तो वो लाइट किसे हिट कर रही थी और उस लाइट का टारगेट कौन था। उस लाइव फीड के दौरान नासा ने उस अनयूजुअल हैपनिंग पर कोई भी कमेंट नहीं किया। ISS वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एडवांस साइंटिफिक लेबोरेटरी माना जाता है जिसे पीसफुल पर्पस को सर्व करने के लिए बनाया गया था। अगर वे लाइट बीम ISS के द्वारा किया गया एक स्पेस वेपन का टेस्ट था तो ये पहली बार नहीं था। कोल्ड वॉर के दौरान रीगन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक गेम लॉन्च किया जिसे स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव या फिर स्टार वॉर्स के नाम से जाने जाना लगा। वो लेजर लाइट वेपन अपनी ओर आने वाली मिसाइल को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था जो एक बार में सिर्फ एक मिसाइल को ही रोकने में सक्षम था, लेकिन अगली बार एक एडवांस लेजर का यूज किया गया जिसमें एक्सरे का भी यूज किया गया था जिससे मल्टीपल न्यूक्लियर वारहेड को एक साथ शूट कर सकता था जो एक साथ कई डायरेक्शन में भी जा सकता था। जहां ऐसे वेपन्स हमारे पास सदियों से हैं, वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि ISS ऐसे वेपन को टेस्ट करने के लिए एक सुटेबल लोकेशन नहीं है। नासा की कई दिनों की रिसर्च के बाद नासा ने एक स्टेटमेंट पब्लिक किया जिसमें उस लेजर लाइट के बारे में बताया गया था और कहा गया था कि वो लेजर लाइट कोई वेपन नहीं था, वो एक एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा था जिसे कैलिफोर्निया के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने डेवलप किया था जिसका नाम ओप्लस रखा गया था। ओप्लस सिस्टम एक हाई स्पीड से HD वीडियो को ट्रांसमिट करने में सक्षम था और नासा की इस एक्सप्लेनेशन के बाद सभी लोगों को बहुत राहत मिली क्योंकि लोगों ने जब उस लेजर लाइट को स्पेस में देखा तो उन्हें लगा कि आने वाले कुछ समय में एक स्पेस वार होने वाली है। लेकिन नासा की एक्सप्लेनेशन ने सभी का टेंशन दूर कर दी और उस लेजर लाइट ने कई स्पेस एक्सप्लोरेशन के रास्ते ओपन कर दिए। जहां किसी स्पेस मैसेज को डिकोड करने में 10 मिनट लगते थे, वहीं ओप्लस सिस्टम के यूज से डिकोड अब केवल कुछ सेकंड में पूरा हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।